Hello everyone. In the last lecture, we studied about the concept of the Dang Declaration. We saw what principles are to be followed while the court has the Dang Declaration. जब भी कोर्ट के पास Dang Declaration आती है तो उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगी हमने देखा था कि इट इज बेस्ड अपॉन द लैटिन मैक्सिम विच इज नेमो मोरिटस अप्रोमिजिटर अमेंटेड विच मीन्स कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। ट्रुथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ द डाइंग मैन। राइट। जो हमने देखा था कि दशरथ वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में इस चीज को कोट किया गया था। एंड डाइंग डिक्लेरेशन का हमारा सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 26 क्लोज ए। और इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था? सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। राइट। उसके बाद हमने देखा था कि फॉर्म क्या होगी डैंग डिक्लेरेशन की। वो एक रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, एंड बाय गेस्चर्स भी वो हो सकता है। हमने सेक्शन 26 में ये चीज देखी थी कि जो डैंग डिक्लेरेशन का जो जो ये टॉपिक है हमारा, जिसका टाइटल है स्टेटमेंट्स बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। ठीक है। तो हमने देखा था कि ये चीज चाहे हियर से एविडेंस है बट इट इज एन एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बेस्ट एविडेंस रूल बाय वर्च्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द नेसेसिटी हम इसे इन्वोक कर रहे हैं। मीन्स कि कोई कोई ऐसा एविडेंस जो मटेरियल है, ठीक है, और हमारे पास वो पर्सन नहीं आ सकता, तो हम फिर भी उसे रेलिवेंट करवा सकते हैं। बिकॉज बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है कि जो चीज मटेरियल है वो रिकॉर्ड में आनी ही चाहिए। ठीक है जी। हमारा इसमें एक टॉपिक रह गया था, विच एक इसमें क्या चीज थी कि फॉर इंस्टांस हमने अभी तक देखा कि जो एक एक्यूज्ड पर्सन है, फॉर इंस्टांस ए बी एंड सी, दीज आर द विक्टिम्स। ठीक है। और ए ने मरते हुए कहा कि हमें एक्स ने मारा है। तो हमने एक चीज देखी थी कि जो पर्सन अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, जो डैंग डिक्लेरेशन दे रहा है, ठीक है, डेट कैन बी यूज ओनली विद रिगार्ड टू सच पर्सन। तो क्या एक पर्सन दूसरे पर्सन की भी डैंग डिक्लेरेशन दे सकता है? फॉर इंस्टांस कि ए ने ए बी और सी की गोली लगी, ठीक है, ए ने मरते हुए कहा भी एक्स ने गोली चलाई, जो कि उसने 3 गोलियां चलाई जो कि ए बी सी हम तीनों को लगी। ठीक है। फॉर इंस्टांस कि फादर ने डेंग डिक्लेरेशन दी कि नेबर्स ने हमारे ऊपर दबादब गोली चलाई और मुझे, मेरी वाइफ को, मेरे सन को लगी। ठीक है। इसमें से बाद में तीनों लोगों की डेथ होगी। बी और सी की तो कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट थी ही नहीं। ठीक है। तो क्या जो ए की स्टेटमेंट है, जो फादर की स्टेटमेंट है, क्या वो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं एज अ स्टेटमेंट ऑफ बी एंड सी? तो हमारा जनरल रूल कहता है आप उसको नहीं यूज कर सकते। बट जहाँ पे इनकी कोज ऑफ डेथ एक सिंगल ट्रांजैक्शन में हुई है, जहाँ पे डेथ एक सिंगल ट्रांजैक्शन में हुई है, वहां आप डेंग डिक्लेरेशन विद रिगार्ड टू द डेथ ऑफ द अदर पर्सन, विद रिगार्ड टू द डेथ ऑफ द अदर पर्सन आप दे सकते हो। इट वॉज स्टेटेड इन द केस लॉ ऑफ तेज राम पाटिल, तेज राम पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज द लैंडमार्क केस लॉ। तो जब भी आपसे पूछे कि क्या डैंग डिक्लेरेशन आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो विद रिगार्ड टू द कॉज ऑफ डेथ ऑफ अदर पर्सन, सो एज अ जनरल रूल क्या है कि आप यूज नहीं कर सकते। बट अगर वो सेम ट्रांजैक्शन में हुई है, फॉर एग्जांपल होमिसाइड सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है, देन ओनली आप विद रिगार्ड टू द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ अदर पर्सन आप उस डैंग डिक्लेरेशन को यूज कर सकते हो। राइट। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डैंग डिक्लेरेशंस आ जाएं तो आपको तो कोर्ट को किस तरीके से डील करना है। राइट। उसके बाद हमने चीज देखी थी
कि जो आपके पास इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी। अगर मजिस्ट्रेट को दी है तो क्या उसकी वैल्यू होगी, अगर पुलिस ऑफिसर को दी है तो उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर हमने मजिस्ट्रेट को दी तो आप उसको फॉर द पर्पजेज ऑफ द कोरोबोरेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन आप इसको यूज कर सकते हो। ये हमें कौन बताता है, सेक्शन 183 ऑफ BNSS। अगर आप पुलिस ऑफिसर को देते हो तो उसका क्या स्टेटस होगा, क्या वो कोरोबोरेशन के लिए यूज की जा सकती है। हमें सेक्शन 181 ऑफ BNSS बताता है कि डैंग डिक्लेरेशन के ऊपर सेक्शन 181 एप्लीकेबल नहीं होगा। डैंग डिक्लेरेशन के ऊपर एप्लीकेबल सेक्शन 181 जो सिर्फ कहता है कि आप कोई भी स्टेटमेंट गिवन बाय द विटनेसेस to the police officer during the investigation that can only be used for the purposes of contradiction, not for the purpose of corroboration। बट उसमें एक्सेप्शन क्या क्या थी, एक हमने पहले एक्सेप्शन की थी सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो, जो था सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और सेकंड एक्सेप्शन इज डैंग डिक्लेरेशन विच इज सेक्शन 26 सब क्लोज 1। और इसमें इसमें क्या था, सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1। राइट। सो आगे हम मूव करते हैं सेक्शन 27 की तरफ। सॉरी, सेक्शन 26 का हमारा ए पार्ट हो गया था। अभी हमारा बी से लेके एच पार्ट पढ़े, अभी हम उसको रीड करते हैं। तो ये बात करते हैं, when the statement was made by such person in the ordinary course of business, and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business। फॉर एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल किसी शॉपकीपर ने अपनी एक बुक में एंट्री की हुई है, किसी बुक में एंट्री की हुई है कि ए ने ए ने 1 लाख रुपीस मुझे देना है, ठीक है, या मैंने उसको देना है या उसने मेरे को देना है। तो जो ये एंट्री है तो इट कैन बी यूज इवन कि वो पर्सन की डेथ हो जाती है। अगर जिस पर्सन ने एंट्री की और उसकी डेथ हो जाती है तो ये एज उसकी स्टेटमेंट हम उसे यूज कर सकते हैं। राइट। या आप उसकी आप इसमें क्या और एग्जांपल ले सकते हो। फॉर इंस्टांस कोई डॉक्टर ने अपने रजिस्टर में कोई एंट्री की है, तो वो क्या होनी चाहिए, इसकी एसेंशियल पॉइंट क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। राइट। हमने चीज देखी थी कि जो हमारा सेक्शन 14 था, जो हमारा सेक्शन 14 था BSA का, वो क्या बताता था कि वो एक जनरली बात करता था कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान होती हैं दैट इज रेलिवेंट। और इसमें क्या है कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएंगी, रेलिवेंट हो जाएंगी। राइट। बट वो क्या होनी चाहिए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस वो दी गई हो। आगे रीड करते हैं। In the course of business and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business or in discharge of official duty। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ने कोई एंट्री की, राइट, or of an acknowledgement written or signed by him of the receipt of money, गुड्स, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। फॉर इंस्टांस कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है जी, कोई आड़ती हो गए, या इसके अलावा कोई बैंक वगैरह हो गए, या जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट वाले, ठीक है, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। यूज्ड इन कॉमर्स, रिटन और साइंड बाय हिम और ऑफ द डेट ऑफ अ लेटर और अदर डॉक्यूमेंट यूजली डेटेड और रिटन और साइंड बाय हिम। राइट। आगे बात करते हैं हम सी, क्लोज सी। When the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, when if true it would expose him, would have exposed him in the criminal proceedings or to a suit for damages। इसका क्या मतलब होगा, फॉर एग्जाम्पल कि हमने बात की थी ना, जो ये एक तरह का एडमिशन की बात कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसी एंट्री मैंने की हुई है
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी डेथ होने के बाद जब मेरे रजिस्टर्स देखे गए, वहां मैंने लिखा हुआ था कि मैंने ए को पैसे देने हैं, मैंने ए को 10,000 रुपीज देना है। सो दिस स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, इट कैन बी यूज अगेंस्ट माई इंटरेस्ट, राइट। तो इसमें एसेंशियल पॉइंट क्या है कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपकी पेकुनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के रिलेटेड है, राइट। हमारा डी पॉइंट, when the statement gives the opinion of any person as to the existence of any public right or custom or matter of public or general interest of the existence of which if it existed he would have been likely to be aware। इसमें सीधा इसमें मोटा मोटा क्या मतलब क्या ये कह रहे हैं कि हमने पहले बात की थी सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में हमने क्या देखा था कि कोई भी, अगर आपको ये डिटरमाइन करना है कि क्या ये कस्टम या राइट है या नहीं है, तो आप क्या एविडेंस दोगे, क्या एविडेंस आपका रेलिवेंट होगा, ट्रांजैक्शन या कोई इंस्टांस। ठीक है जी। इसमें क्या बात कर रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा ओपिनियन दिया था, फॉर इंस्टांस कि मेरे ग्रैंड फादर ने ओपिनियन दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये कोई, फॉर एग्जांपल ये कोई कुआं है, किसी गांव में कोई कुआं है, तो उन्होंने बताया था कि जो ये कुआं है इसमें मेरे ये जो इसमें जनरल पब्लिक का राइट है कि काफी सालों से जनरल पब्लिक इसमें से पानी यूज कर रही है। ये उन्होंने कहा कि ये मुझे मेरे फादर ने बताया था कि इट इज द जनरल कस्टम, कि ये तो जनरल कस्टम है वहाँ का। तो चाहे, नो डाउट इट इज हेयर से एविडेंस, हम नो डाउट हम सेक्शन 32 में, सेक्शन 26 में हम हेयर से एविडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट इसमें क्या चीज है कि इसमें जो ओपिनियन है उस पर्सन का, ओपिनियन ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज रेलिवेंट। ठीक है जी। वो रेलिवेंट कब होगा कि जब उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी, जब कोई कंट्रोवर्सी इस कुएं से लेके जो अभी आ रही है, अभी फॉर एग्जांपल कोई एक्स पर्सन कह रहा है भी ये तो मेरी लैंड में है, तो इसके ऊपर कोई किसी का भी कोई हक नहीं है, ये तो सिर्फ कुआं सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ। लोग, गांव के लोग क्या कह रहे हैं भी ये तो जनरल कस्टम है जी, कि इतने सालों से लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। कोई ऐसी स्टेटमेंट निकल गई जो मेरे ग्रैंडफादर ने दी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे पूर्वजों ने बताया था कि ये तो कस्टम है और सभी, और इसमें तो पब्लिक का एट लार्ज राइट है। ठीक है जी। तो उनका जो ये ओपिनियन था, नाउ ही इज डिसीज्ड, तो उनका जो ये ओपिनियन था इट वुड बी रेलिवेंट ओनली इफ, कि जब उन्होंने कंट्रोवर्सी होने से पहले दिया था, जो भी एक्स ने जो ये एक्स ने ये कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट राइज कर दिया, इससे पहले दिया था, देन ओनली दैट वुड बी रेलिवेंट। ऐसा क्यों है? कंट्रोवर्सी से अगर अब बात देते हैं फिर क्या होगा, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आ, किसी बायसनेस या किसी एक ही साइड ना ले लें। ठीक है जी। फॉर इंस्टांस कि अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो ऑब्वियसली बात है, ग्रैंडफादर तो हक की बात करेंगे, मतलब पब्लिक की भी यूज कर सके, तो ये क्या हो जाएगा, बाइस ओपिनियन हो जाएगा इनका। अगर कंट्रोवर्सी से पहले है तो वो क्या होगा, अनबाइज्ड ओपिनियन, राइट। अब हम देखते हैं, व्हेन द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी सच पर्सन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ public or general interest of an existence of which if it existed he would have been likely to be aware। ठीक है जी। अगर वो होते तो उनको पता होता। एंड, वर्ड इज एंड नॉट और, आप इसको सर्कल या अंडरलाइन कर सकते हैं। when such statement was made before the controversy as to such right or custom or matter had arisen। ठीक है जी। दो इसके अभी ये कंडीशन होगी। इसमें बात की गई है पब्लिक राइट और कस्टम की।
क्या सेक्शन 11 में प्राइवेट राइट और कस्टम की बात की गई थी, या सिर्फ वहां पे भी पब्लिक की बात की गई थी? अगर आप अपना सेक्शन 11 ओपन करोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं, चाहे हम पब्लिक की बात कर रहे हैं। बट सेक्शन 26 क्लोज डी में क्या है, सिर्फ हम पब्लिक राइट और कस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। इसके साथ साथ हमारे पास सेक्शन क्या था, 42 भी था। सेक्शन 42 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें क्या चीज थी कि जब आप ओपिनियंस लेते हो, अगर हम सेक्शन 42 ओपन करें, सेक्शन 42 में क्या प्राइवेट लिखा है या पब्लिक लिखा है, या दोनों लिखे हैं? तो आप वहां भी देखोगे कि प्राइवेट एंड पब्लिक हम दोनों की बात कर रहे हैं, बट सेक्शन 26 में हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिक की। सेक्शन 42, आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे, द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम्स और राइट कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्संस, सो इट मींस प्राइवेट कस्टम्स, राइट। तो हम आगे मूव करते हैं। क्लोज ई, क्लोज ई बात करता है व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू एनी एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड, बाय मैरिज, बाय अडॉप्शन between persons as to whose relationship by blood marriage or adoption the person making the statement had special means of knowledge, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। and when the statement was made before the controversy question dispute was raised, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है कि कैसे कोई ऐसा ओपिनियन देना कि जो आपको एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप के बारे में बताता है। फॉर इंस्टांस कि फॉर इंस्टांस किसी नेबर ने किसी नेबर ने कुछ स्टेटमेंट दी थी कि जो हमारे बगल में ए और बी रह रहे हैं, दे आर द एफ और एस रह रहे हैं, दे आर द फादर एंड सन, ठीक है जी। कि इनका इसके पास नेबर के पास स्पेशल नॉलेज भी है, बिकॉज ही इज अ नेबर, रोज उसका ए और बी का व्यवहार देखता था, है ना जी। तो ही हैज अ स्पेशल नॉलेज। तो अगर इसने मरने से पहले और कंट्रोवर्सी अराइज होने से पहले अभी फादर कह रहा है कि एस तो एस इज नॉट माई सन, तो मैं उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। सन यहाँ पे क्या एविडेंस लेके आ रहा है अभी, किसी किसी इवेंट पे नेबर ने कोई स्टेटमेंट दी थी, नाउ ही इज डेड, ठीक है। तो आप इसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट आप करोगे, ठीक है जी। अ, यहाँ पे एफ और एस जिंदा है। और अगर आप क्लोज एफ की बात करोगे, एफ क्या बात करता है कि सेक्शन जो हमारा क्लोज ई है, क्लोज ई बात करता है कि जहां हम किसी जिंदा व्यक्तियों के रिलेशनशिप के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं। और क्लोज एफ बात करता है कि जहां हम मरे हुए लोगों के रिश्ते के बारे में स्टेटमेंट या उनको स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वहां पे क्या लगेगा, क्लोज एफ लगेगा, राइट। अगर आप रीड करोगे, when the statement relates to the existence of any relationship by blood marriage or adoption between the person deceased, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था क्लोज ई में, डिसीज्ड वगैरह वगैरह कुछ नहीं था। और बट यहाँ पे क्या है, पर्सन डिसीज्ड, ठीक है जी, एंड इज मेड इन एनी विल or deed relating to the affairs of the family to which any such a deceased person belonged, means कोई और अग्रीड करोगे, और इन एनी फैमिली पेडिग्री, विच मीन्स कि कोई ऐसी हायरार्की या कोई चार्ट वहाँ पे उन्होंने कुछ फैमिली वालों ने बना रखा है, ठीक है। जिसमें बताया गया है कि ये फादर, ये सन, ये ये डॉटर है, सन का सन वन, सन टू, ठीक है। इसका डी ए एस, सन वन,
डी एस सन टू, राइट। तो ये ऐसी कोई हायरार्की बनाई हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगी, रेलिवेंट। ठीक है जी। और अपॉन एनी टॉम्बस्टोन मीन्स, फॉर एग्जांपल जहाँ हम देखते हैं किसी क्रिश्चियन में वगैरह में, कि जहाँ पे हम उन्हें जहाँ पे उन्हें बरी किया जाता है, तो वहाँ पे एक पत्थर लगाया जाता है, वहाँ पे लिखा होता है भी फलाना सन ऑफ फलाना, राइट। तो उससे पता लग जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। फैमिली पोर्ट्रेट होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और अदर थिंग ऑन विच सच स्टेटमेंट वो आर यूजली मेड, यूजली फॉर इंस्टांस, हरिद्वार में, हरिद्वार में क्या होता है, आपकी पोथियां पड़ी होती है बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी पोथियां पड़ी होती हैं कि जब भी किसी की मरगत होती है, तो हम वहां जाके उनका नाम लिखवाते हैं। तो वहाँ हम, फॉर इंस्टांस, वहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम पर्सन हम वहाँ पे जाते हैं, तो जो वहाँ पे पंडित जी वगैरह होते हैं, जो इतने अकाउंट्स जहाँ पे नेम्स वगैरह लिखे होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से खुलती हैं जैसे कोई कोई बही खाता हो। तो उनमें लिखा जाता है कि फलाना फलाना पर्सन आज आए थे, इस गाड़ी में आए थे, ठीक है जी, इस रूट से आए थे, ठीक है, और फलाना बंदे का संस्कार करने आए थे। जो फलाना फलाना व्यक्ति आए थे, ये कौन कौन है, उनके नाम भी लिखे जाते हैं। वो आगे किसके बेटे हैं वो लिखा जाता है। तो वहां पे हमारा पूर्वजों का रिकॉर्ड लिखा होता है, तो विच आर यूजली मेड, राइट। सो वहां का भी रेलिवेंट हो जाता है, राइट। या कोई फॉर इंस्टेंस के अदर थिंग में क्या आ जाएगा, जन्म कुंडली वगैरह होगी। ठीक है जी। एंड व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन अ डिस्प्यूट वाज अरेस्ट, ये तो चलो चीज है ही है। तो हमारा इसमें ई और एफ में आई होप आपको समझ आ गया होगा भी क्या डिफरेंस है। प्रीलिम्स में क्या और क्वेश्चन किया जाता है, दिल्ली में प्री का एक ये क्वेश्चन आया था कि जो हमारा क्लोज ई है, इसमें स्टेटमेंट्स ओरल भी हो सकती हैं और रिटर्न भी हो सकती हैं। ठीक है जी। अगर आप क्लोज एफ की बात करोगे, तो इसमें सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट्स ही ली जाती हैं। ठीक है जी। बिकॉज आप देखोगे, इज मेड इन एनी विल, डीड, पेडिग्री, टोम्बस्टोन, तो इट देर ऑल आर इन द रिटर्न फॉर्म, राइट। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये तो था कि अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करूं, कि अगर हमने किसी पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में बताना है, तो आप एविडेंस किस किस का लोगे। एक, जो लोग मर चुके हैं, ठीक है, उनका आप सेक्शन 26 में डी, ई और एफ में लोगे। और अगर कोई व्यक्ति जिंदा है, उसका आप कहाँ लोगे, सेक्शन 44 ऑफ BS। सेक्शन 44 ही है जो पहले सेक्शन 50 था इंडियन एविडेंस एक्ट का। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, इट इज सेक्शन 44। अगर आप इसमें देखोगे, इसको आप इसके साथ रीड करना है। सेक्शन 44, ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट as to the existence of such a relationship of a person who, as a member of the family or otherwise, has special means of the knowledge on the subject is a relevant fact. For example, uh, F फादर एस को बार्बर के पास लेके जाता था हमेशा, उसी बार्बर से बाल कटवाता था। ठीक है, तो उसे कहता था कि मेरे बेटे के मेरे जैसे बाल आप काट दो। तो जो ये बार्बर है, ही कैन गिव एविडेंस, ही कैन गिव ओपिनियन कि एफ और एस बाप बेटे हैं। ठीक है जी। ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट, ठीक है जी, जो इनका व्यवहार था एक एक दूसरे के प्रति क्या था, अ, बाप और बेटे का। ठीक है जी। और इसके पास स्पेशल नॉलेज भी थी, बिकॉज कि हमेशा इसके पास ही बाल कटाने आते थे।
ठीक है, तो इसका ऐसा व्यवहार था, तो जिससे कि हर एक पर्सन को लगेगा कि ये क्या है, बाप और बेटे ही हैं। तो आप उसका जो ये ओपिनियन है आप उसको रेलिवेंट आप करोगे। सो अगर हम बात करें कि जहाँ हम बात करते हैं कि आप रिलेशनशिप को आप कैसे प्रूव करोगे एविडेंस लॉ के अंदर, तो हमारा ये दो हमारे पास प्रोविजन आ चुके हैं कि जहाँ पर्सन कोई डिसीज पहले कुछ बता के गए हैं, वहाँ उसके लिए भी हमारे पास है। और जो पर्सन अभी जिंदा है उनके लिए भी हमारे पास है, बट उनके पास क्या होनी चाहिए, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, राइट। आगे हम मूव करते हैं क्लोज जी सेक्शन 26 का। क्लोज जी बात करता है व्हेन द स्टेटमेंट इज कंटेन्ड इन एनी डीड, विल और अदर डॉक्यूमेंट विच रिलेट्स टू एनी सच ट्रांजैक्शन, ठीक है जी, is as is specified in clause A of section 11। तो ये बात क्या करते हैं, वही चीज जो सेक्शन 11 की बात करते थे कि अगर कोई पर्सन कोई डिसीज हो चुका है तो उसका भी आप यहाँ पे रेलिवेंट आप कर दोगे, ठीक है जी। आ, आगे हम मूव करते हैं क्लोज एज। when the statement was made by a number of persons and expressed feeling and impressions on their part relevant to the matter in question। अगर देखो इसका क्या मतलब है, when matters statement was made by a number of persons। फॉर इंस्टांस अगर आप इसका हम पढ़ते हैं इलुस्ट्रेशन एंड को रीड करते हैं, इसको मैं आपको वैसे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक मंत्री जी है, मंत्री जी का मैंने कोई कार्टून बना दिया, मंत्री जी का मैंने कोई कार्टून बना दिया, ठीक है जी। उसका मिलता जुलता था, ठीक है जी, बट सभी जो भी पर्सन इसको देखने आ रहे थे वो देख के इस पे हंस के चले जाते थे, ठीक है जी। तो मंत्री जी हो गए गुस्सा, मंत्री जी ने क्या किया, मंत्री जी ने मेरे ऊपर केस डाल दिया, ठीक है जी। मैंने कहा जी ये तो आप है ही नहीं, ये तो कोई और है, ठीक है। तो मैं क्यों, ये तो आपसे मिलता जुलता पर ये आप नहीं हो, ठीक है। इसका क्या एविडेंस है, बिकॉज एज इट इज मैंने आपकी फोटो तो मैंने वहां पे नहीं लगाई, ठीक है। तो मंत्री जी कह रहे हैं जी यार आप मुझे पागल बना रहे हो क्या, आप मुझे पागल बना रहे हो, ठीक है। तो कोई भी पर्सन आ रहा है, अगर आप किसी भी पर्सन से पूछोगे तो वो मेरा नाम लेगा, ठीक है जी। सो इट मीन्स व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय अ नंबर ऑफ पर्संस, इट मीन्स जिसे हम कहते हैं ना दुनिया जुबान, खुदा जुबान, मीन्स ए कंपोजिट ओपिनियन है लोगों का, कंपोजिट, क्योंकि हम सभी पर्सन को तो लेके नहीं आ सकते, ठीक है जी। तो जो उनका एक कंपोजिट स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पे रेलिवेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका क्लोज एच ये कहते हैं। हम इसकी इलुस्ट्रेशन पढ़ते हैं। एच यूज बी फॉर लाइबल एक्सप्रेस्ड इन अ पेंटिंग कैरिकेचर exposed in a shop window। The question is as to the similarity of the caricature and its label's character। The remarks of the crowd of the spectators on these points may be proved। ठीक है जी, आई होप आप इसको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसमें जिसे हमने क्लोज बी किया था, जहाँ पे कोर्स ऑफ बिजनेस की हमने बात की थी, अगर आप इसमें क्लोज बी रीड करोगे, द क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन बी, द क्वेश्चन इज एज टू द डेट ऑफ एज दैट an entry in the diary of the deceased surgeon regularly kept in the course of business stating that on a given day he attended his mother and delivered her a son is a relevant fact। बिकॉज वो क्या था, कोर्स ऑफ बिजनेस में था जो कि डिसीज्ड सर ने एंट्री की थी, ठीक है जी। आप इसकी इलुस्ट्रेशन रीड कर सकते हो खुद से, इट इज वेरी सिंपल। अगर हम सेक्शन 27 की ओर बढ़े, तो सेक्शन 26 एंड 27 का क्या टाइटल था, स्टेटमेंट बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। मींस
कि सेक्शन 20 और 27 क्या है, हमारे हियर से एविडेंस के एक्सेप्शंस है। ठीक है जी। सेक्शन 27 क्या बात करता है, अगर आप इसकी रीड करोगे, सेक्शन 27, relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceedings truth of facts herein stated। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इसको मैं स्टार्ट करने से पहले। फॉर एग्जांपल, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सन के अगेंस्ट चल रही थी कि उसने अपने फादर का मर्डर किया था। ठीक है जी। और उसमें एक्स पर्सन क्या था, आई विटनेस था। सन ने फादर की डेथ की थी। एक्स पर्सन इसमें आई विटनेस था, इसने अपना कोर्ट में विटनेस, इसने अपनी स्टेटमेंट दी और ये मर गया, एंड ही डाइड। ठीक है जी। अभी ये केस था, अभी सिविल एक और इसके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग चल पड़ी सन के अगेंस्ट। जो एस का भाई था उसने सिविल केस डाला भी एस को, क्योंकि एस ने फादर को इसलिए मारा था कि उसको प्रॉपर्टी मिल सके। नाउ एस के भाई ने केस डाला कि एस को सक्सेशन से बाहर निकाला जाए। ठीक है, बिकॉज ही हैज मर्डर्ड एफ, बिकॉज ही हैज मर्डर्ड फादर। तो जो क्या, जो एक्स की जो स्टेटमेंट है जो उसने इस केस में दी थी, ठीक है, तो कोर्ट पूछेगा क्या आपके पास कोई एविडेंस है, तो ये कहेगा जी, तो जो इसका ब्रदर है वो क्या कहेगा कि हाँ जी, जो अब एक्स था, आई विटनेस था, उसने उस केस में अपनी एविडेंस दिया था। तो हमारा जनरल रूल क्या कहता है, भी आपको किसी भी केस में जो एविडेंसेस है वो आपको फ्रेश लेके आने हैं। ठीक है। तो क्या ये जो एविडेंस है, क्या ये यहाँ भी यूज हो सकता है अगेंस्ट द सन? तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या कैन स्टेटमेंट ऑफ एक्स कैन बी यूज्ड इन सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द सन? तो जो हमारा लॉ है वो क्या कहता है भी, अगर सन के पास इस केस में, ठीक है, प्रॉपर राइट एंड अपॉर्चुनिटी थी उसे क्रॉस एग्जामिन करने की, उसे तोड़ने की। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन ने इसको तोड़ा था भी ऐसे ऐसे करके, भी तू भी झूठ बोल रहा है, अगर वो टूट गया फिर तो ठीक है। अगर वो वहां पे नहीं टूटा, एक्स को वो इम्पीच नहीं कर पा रहा, वो एक्स क्या है, रिलायबल एविडेंस है, तो आप उसकी स्टेटमेंट को यहाँ इस केस में भी यूज कर सकते हो। बट क्या है, कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं, सिर्फ अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं सिर्फ आप तभी यूज कर सकते हो। हमने सेक्शन 26 में देखा था कि आपका सेक्शन 26 कब एप्लीकेबल होगा, जब विटनेस की डेथ हो चुकी है, कैन नॉट बी फाउंड, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, और इज या डिले हो जाएगा जो कि अनरीजनेबल है, या एक्सपेंस आ जाएगा जो कि अनरीजनेबल है। इसमें एक एडिशनल एक ग्राउंड डाला गया है, वो क्या है कि इफ सच विटनेस इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी। फॉर इंस्टांस, यहाँ पे सन ने ही यहाँ पे जो एक्स था, एक्स को किडनैप कर लिया गया बाय द एडवर्स पार्टी, मीन्स द सन। ठीक है, तो आप इसकी स्टेटमेंट को इस केस में यूज कर सकते हो। हमारा जनरल रूल क्या कहता है भी, एक्स को आना पड़ेगा कोर्ट में, एक्स को अपना एविडेंस फिर से देना पड़ेगा। बट जहाँ पे उसको सन ने किडनैप करके रख रखा है, तो उसकी जो स्टेटमेंट जो उसने पिछले केस में दी थी, उसकी स्टेटमेंट को आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। हम सेक्शन रीड करते हैं। एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स or or before any person authorized by law to take it। यहाँ पे क्या वर्ड यूज है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहीं और
यूज है वर्ड, क्या इसका डेफिनेशन हमें दी गई है? या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की डेफिनेशन हमारे बीएसए में दी गई है? हमने जब एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 1 रीड किया था तो हमने देखा था जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वो कहाँ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एम ऑफ BNSS। वो क्या कहते हैं कि कोई ऐसी प्रोसीडिंग जहाँ पे आप लीगली एविडेंस ऑन ओथ ले सकते हो, दैट इज द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी। तो विद रिस्पेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द BSA, जो कहता है कि आप BNSS की डेफिनेशंस को आप यूज कर सकते हो कि अगर कोई डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग के सामने विटनेस ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई हो, that statement would be relevant for the purpose of proving in the subsequent judicial proceedings। subsequent ये होगी, subsequent जो उसके बाद वाली कोई ऐसी प्रोसीडिंग चली, और इन द लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग मीन्स इसने इसी केस में पहले इसने यहाँ दी, जब बाद में इसको फर्दर बुलाया गया, बाद में इसकी स्टेटमेंट भी यूज की जा सकती है इन द सेम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, बट इन द सब्सिक्वेंट इन द लेटर स्टेज। ठीक है जी। द ट्रुथ ऑफ द फैक्ट्स एंड विच इट states when the witness is dead or cannot be found, dead, cannot be found or incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party, ये चीज नहीं आई है। Or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense, under which the circumstances of the case court considers unreasonable। ठीक है जी, तो आप उस विटनेस को उसकी स्टेटमेंट, पहले जो दी गई स्टेटमेंट को यूज आप कर सकते हो। ठीक है जी। आगे आगे प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में क्या बताता है कि आपको, मैं आपको कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ, आपको वो फुलफिल करनी है। तो आपकी कंडीशंस क्या है, क्या है? Provided that the proceeding was between the same parties or their representative in interest। This is the first condition कि पार्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, पार्टीज सेम होनी चाहिए। इसमें अगर आप इस पे आप बात करोगे, इसमें क्या होता है नाम? स्टेट, इसमें क्या नाम होता है? स्टेट वर्सेस सन। ठीक है जी, स्टेट वर्सेस सन। इसमें क्या होगा? इस फॉर एग्जाम्पल इसके ब्रदर का नाम बी था, बी वर्सेस सन। तो आप ये कहोगे कि सर ये तो पार्टी सेम तो नहीं है, यहाँ तो था स्टेट वर्सेस सन, यहाँ है बी वर्सेस सन। तो क्या पार्टी सेम है? इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन रीड करनी पड़ेगी। A criminal trial or inquiry shall be deemed to be the proceedings between the prosecutor and the accused within the meaning of this section। It means चाहे यहाँ पे स्टेट वर्सेस सन है, बट आपको इसको सेम पार्टीज ही आपको मानना है। ठीक है जी। अभी आप इसकी, नाउ वी विल रीड फर्दर, इसकी आगे ये बात करते हैं। That the adverse party in the first proceedings had the right। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या थी? सेम पार्टीज। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन क्या है कि द एडवर्स पार्टी जो कि सन है, इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग्स मींस द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी, राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन, कि सन के पास राइट एंड अपॉर्चुनिटी थी उस पर्सन को क्रॉस एग्जामिन करने की। यहाँ पे वर्ड लिखा है एंड। फॉर इंस्टांस कि एडवर्स पार्टी के पास राइट नहीं था, बट कोर्ट ने
कैसे भी उसको अलाउ कर दिया, भी उसको क्रॉस एग्जामिन कर दे। मीन्स राइट दे दिया, राइट नहीं था बट अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो क्या सेक्शन 33 एप्लीकेबल होगा? नो, इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। राइट। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी। इसमें एक एग्जाम्पल क्या हो जाता है, अब कोर्ट में आप कई बार आप देखोगे क्या होता है कि कोर्ट का टाइमिंग क्या होती है, 9 से लेके 5 बजे तक। मेनली क्या होती है, 10 से वो भी जैसा आप 10 बजे बैठते हैं, 10 से 5 लगा लो, ठीक है जी। तो कोर्ट ने केस होगा लेट, चीफ विटनेस ने विटनेस का पहले क्या होता है, चीफ होता है, फिर उसका क्रॉस होता है, ठीक है जी। चीफ इसका 5 बजे खत्म हो गया, ठीक है। नो, अभी कोर्ट कह रहे हैं यार, कोर्ट ने एडवोकेट को कहा यार यार आप ऐसे करो, आप इसका क्रॉस एग्जामिन अभी कर लो, क्योंकि मैंने इसको भी खत्म करना है इस फाइल को। एडवोकेट साहब कहते हैं सर अभी 5 बज गए, आपके भी मियाँ बीवी बच्चे हैं, हमारे भी हैं, हमें तो अभी जाने दो, ठीक है जी। तो 5 बज गए, तो कोर्ट कहता है यार आप देख लो, कर लो भी, केस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं सर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, आप अगली डेट आप दे दो। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया भी वी हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी बट द opposite counsel has deferred the cross examination and asked for the adjournment of the date। पहले था ये बात थी 1 जून की, नेक्स्ट डेट लगा दी 4 जून। 2 जून को इस विटनेस की डेथ हो गई, तो क्या सेक्शन 27 एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा? बिकॉज कोर्ट ने तो आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, आपने अवेल नहीं की। सो देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कि आपने क्रॉस एग्जामिन की अपॉर्चुनिटी को अवेल किया या नहीं किया, ठीक है। एक तो चीज होती है भी आपको अपॉर्चुनिटी देना, वो आपको कोर्ट देता है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी होती है। एक होता है भी आपको, आपने क्या उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, इसके ऊपर सेक्शन 27 हमारा डिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर इंस्टांस क्या होता है कि जो हमारा वकील साहब है वो कह देते हैं भी आज मैं अपना भी मेरी तबीयत खराब है, या मैं भी आज मैंने तैयार नहीं किया, आज मैं तैयार नहीं हूँ, मैंने फाइल रीड नहीं की, तो आप मेरे को अगली डेट दे दो। अगर इस दौरान विटनेस की डेथ हो जाती है तो सेक्शन 27 एप्लीकेबल होगा, विच मीन्स हम इसकी स्टेटमेंट को जो इसने चीफ लिखवाया था उसको एज इट इज ले जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कितना एक तरह का हार्मफुल और डेंजरस चीज है। तो तभी कहते हैं भी एडवोकेट को थोड़ा सा शार्प होना पड़ेगा और अपने काम फटाफट उसी वक्त काम करना पड़ेगा। और तभी कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर लो जी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एंड द दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज the questions in issue were substantially the same in the first as in the second proceeding। Means कि जो क्वेश्चन था कि क्या सन ने फादर की डेथ की है, वो क्वेश्चन सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया कि जहाँ पे इसने कोई स्टेटमेंट दी थी किसी एक मैटर के ऊपर, किसी एक चीज के ऊपर, एक किसी क्वेश्चन इन इशू के ऊपर जो विटनेस ने कोई एविडेंस दिया था, अगर उस केस में वो सब्सटेंशियली इन इशू था, ठीक है। अगर उस केस में वो सब्सटेंशियली इशू नहीं था, उसने ऊपर ऊपर से बता दिया था, बिकॉज वो इतना इशू ही में नहीं था, तो उसके ऊपर इतने एविडेंस अच्छे से नहीं आता, ठीक है जी। तो आप उसको सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में आप उसको यूज आप नहीं कर सकते। आपको आपको क्या देखना है कि वही क्वेश्चन सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए। तो इसके तीन ये कंडीशंस हैं, राइट।
अगली चीज, हमारे पास क्वेश्चन कई बार आ जाता है। एक हमारे पास सेक्शन है 335 ऑफ BNSS, जो बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति भागा हुआ है, ठीक है, उसने कोई ऑफेंस करके भाग गया, जो वो ट्रायल होगा, ठीक है, वो उसके खिलाफ वो चलता जाएगा। जो एविडेंसेस है, हम मतलब कि ये बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंसेस इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन। अगर आप सेक्शन 335 को ओपन करोगे, सेक्शन 335 इसमें हमें साफ साफ बताते हैं रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन। ठीक है जी। इसमें क्या है कि अगर पर्सन, हमारा जनरल रूल एविडेंस क्रिमिनल प्रोसीजर जो हमारा है BNSS है, वो कहता है, उसका ये जनरल रूल है कि जब भी कोर्ट में किसी भी विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड करना है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन। आपने कोर्ट में देखा होगा कि जब भी विटनेस कोई अपना एविडेंस देता है, तो कोर्ट कोर्ट में एक्यूज पर्सन हाजिर होना चाहिए। ठीक है जी। आपने देखा, वो भी एक्यूज पर्सन साइड पे बैठा होता है। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंस में ही एविडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड होनी चाहिए। अभी क्या होता है कि VC का सिस्टम आ गया, मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि अभी एक्यूज पर्सन को जेल से कोर्ट में नहीं लेके आते, उसको वहीं से वहां से वीडियो ऑन करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसको उसकी प्रेजेंस को मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी। तो सेक्शन 335 उसका एक्सेप्शन है कि जहाँ पे वो भागा हुआ है, तो आपको केस को आपको लटकाना नहीं है, आप उसकी विटनेस को, उसके कोई भी विटनेस की स्टेटमेंट को आप रिकॉर्ड कर लो, चाहे वो पर्सन प्रेजेंस में नहीं है। ठीक है जी। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे उस विटनेस की डेथ हो जाती है, तो क्या उसकी स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है? सेक्शन 335 हमें अलाउ करता है कि इवन उस भागे हुए पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, स्टिल आप उस पर्सन की स्टेटमेंट को, उस विटनेस की स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। सो अब भी क्वेश्चन क्या निकलता है कि क्या सेक्शन 335 प्रिवेल करेगा, या हमारा जो सेक्शन 27 है VSA का, ये प्रिवेल करेगा। सो इट वाज स्टेटेड इन द केस ऑफ सुखपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, सुखपाल सिंह वर्सेस स्टेट एंड सिटी दिल्ली, 2024 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। इसमें बताया था कि सेक्शन 335 BNSS, जो पहले हमारे पास क्या था, सेक्शन 299 ऑफ CRPC, इट विल सुपरसीड ओवर द सेक्शन 27 ऑफ द BSA विच वाज बिफोर सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन एविडेंस। ठीक है, तो ये प्रिवेल करेगा। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, फॉर इंस्टांस कि एक्स पर्सन ने कुछ मर्डर किया, एक्स पर्सन ने कोई मर्डर किया, उसमें A और B गवाह थे, ये थे 93 साल के, ये थे 95 साल के, 93 ईयर्स के, ये थे 95 ईयर्स के। इनकी इन्होंने स्टेटमेंट दी, और ये तो एब्सकॉन्डेड था, भागा हुआ था। ये इतने बुजुर्ग थे, इनकी भी डेथ हो गई। तो सेक्शन 335 कहता है कि आप इस इनकी स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, इवन आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ठीक है जी। तो सेक्शन 335 विल ओवरराइड सेक्शन 27। ऐसे क्वेश्चंस हमें मेंस और इंटरव्यू में आ सकते हैं, तो आप अपने नोट्स में मेंस और इंटरव्यू इसके ऊपर साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है। हम इसके बाद कुछ सेक्शंस हैं हमारे, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 32 तक। राइट। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सेक्शन हमारा 26 एंड 27 कंप्लीट हो चुका है, विच स्टेट्स अबाउट द एक्सेप्शंस टू द हियरसे। हियरसे क्या कहता है
कि जिस पर्सन ने, हमारा जनरल रूल क्या कहता है कि जिस पर्सन ने कुछ चीज देखी या कुछ स्टेटमेंट दी, वही बंदा आके कोर्ट में स्टेटमेंट अपना दे। हियर से क्या कहता है कि सुनी सुनाई बात कोर्ट में वो नहीं आएगी, दैट इज नॉट द रेलिवेंट एविडेंस। बट सेक्शन हमारा जो 27 है या 26 है, दैट इज द एक्सेप्शन। ठीक है जी, बिकॉज वी आर इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।